नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है तारीख 10 जून 2026 और आज की डेट में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लाइव मिंट में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होंगे। साथियों, आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल छपे हुए थे, जैसे कि इंडिया नेपाल के रिलेशन, इंडिया और म्यांमार के रिलेशन। ऐसे जो टॉपिक्स है इनको आज यहाँ पर कवर नहीं किया गया है। बेसिक यहाँ पर मैंने इस वजह से कवर नहीं किया है क्योंकि मेरे पास और भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि यहाँ पर क्या है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है। आइए डिटेल में क्या करते हैं, एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को देखते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहला जो आर्टिकल आप देख रहे हो कि इंडिया जो क्लाइमेट फाइनेंस है और इसका जो अडोप्टेशन है उसके ऊपर क्या है, अपनी एक मांग रख रहा है। बोन कन्वेंशन का जो अभी या फिर जो क्लाइमेट के ऊपर जो कन्वेंशन होने वाला है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, डिटेल में अभी देखेंगे। इसी के साथ आपको यहाँ पर जोजिला टनल देखने को मिल रहा है जो कि अभी यहाँ पर निर्माण किया गया है और यह जो कश्मीर है और इसी के साथ साथ जो लद्दाख रीजन है दोनों को आपस में जोड़ने वाला काम करेगा। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कि इसकी क्या स्पेसिफिक फीचर हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर शिगेलोसिस एक प्रकार का इन्फेक्शियस बैक्टीरियल वायरल है जो कि डिजीज है जो कि लगातार केरला के अंदर फैल रहा है। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से क्या है, कंप्लेंट आने लग गई है और यहाँ पर ये सीवियर कंडीशन इस वजह से भी बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो 2 इन्फेंट थे यानी 5 साल से भी जो छोटे बच्चे थे उनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। इसी के साथ साथ अगला आर्टिकल, चाइना के द्वारा अभी वर्ल्ड का फर्स्ट विंड पावर अंडर वाटर डाटा सेंटर का निर्माण किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस डाटा सेंटर की स्पेसिफिक फीचर क्या है और बाकी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो पहला आर्टिकल है उसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो बेसिकली आप ये जो ग्रुप है वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर का 499 में इसको ज्वाइन करके यह जितनी भी पीडीएफ है वह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस लौटते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, अभी इंडिया जो ग्लोबल लेवल पे UNFCCC की एक सब्सिडरी बॉडी है, ठीक है, उसका एक सेशन चल रहा था 64th सेशन, ठीक है। अब इसी बीच में क्या है, इंडिया ये कह रहा है कि वर्ल्ड लेवल पर जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसकी अवेलेबिलिटी के अंदर जो कमी हमें नज़र आ रही है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर जो गैप है डेवलप्ड कंट्री और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उन दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। तो इन सभी बातों को यहाँ पर इंडिया के द्वारा उठाया जाना है बोन कन्वेंशन के अंदर, जो कि 16 जून से लेकर 26 जून 2026 तक होने वाला है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगले हफ्ते से ये मीटिंग स्टार्ट होने वाली है जिसमें इंडिया ये सारी बातों को रख रहा है। स्पेसिफिकली अभी ये जो सूचना है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से दिया गया। अब यहाँ पर इंडिया प्रयास कर रहा है कि G77 प्लस चाइना को, इसी के साथ LMDC और बेसिक जो एक ग्रुप है, इन तीनों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया जाए और उसके बाद क्या है, जब हम इस ग्रुप के अंदर अपनी आवाज़ उठाएंगे तो क्या है, ज़्यादा उसके विस्तार होने की संभावना हमें नज़र आएगी। हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि ये आखिरकार SB64 है क्या। तो बेसिकली आप UNFCCC को जानते हो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट कंजर्वेशन, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या है, यहाँ पर एक इंटरनेशनल बॉडी नज़र आती है जो कि क्या है, कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट जो चेंज है उसके रिलेटेड क्या है, काम करती है। अब इसी की ही कुछ 2 बॉडी हैं, जैसे कि आप पहली बॉडी देख सकते हो SBSTA। अब ये पहली जो बॉडी है वो बेसिकली क्या करती है, जो साइंटिफिक और जो टेक्निकल गाइडेंस है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए जाने हैं उन सभी के बीच में जो एग्रीमेंट है या डिस्कशन है वो इसी स्थान पर होता है। इसी के साथ साथ दूसरा संगठन SBI, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है बल्कि क्या है, सब्सिडरी बॉडी ऑफ फॉर इम्प्लीमेंटेशन।
बेसिकली ये क्या है, UNFCCC की एक सेकंड बॉडी है जो कि बेसिकली वर्क करती है क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर, उसके अडॉप्टेशन के ऊपर, इसी के साथ ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, इसी के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर। इन सभी एरिया में यह काम करता हुआ नजर आता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि ये जो अभी मीटिंग हो रही है इसकी खास बात क्या है और यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, तो बेसिकली यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोप मीटिंग जो होती है या कोप समिट होता है जो हर साल, उसकी सभी बातों को यहीं पर पहले ही डिसाइड किया जाता है। यहीं पर क्या है, विभिन्न देशों के बीच में नेगोशिएशन किया जाता है और जब ये चीज पास हो जाती है फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो क्लाइमेट बेसिकली डायलॉग है उसके अंदर फिर सभी चीजों को उठाया जाता है। तो प्राइमरी स्टेज पर क्या है, इसी वजह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्राइमरी स्टेज पे ही हमने ये बात उठानी शुरू कर दी है कि हमें क्या है, एक प्रकार से जो क्लाइमेट फाइनेंस है उससे संबंधित कुछ मांगे हैं वो हमें रखनी है। क्या मांगे हम इंडिया ने रखी है वर्ल्ड के सामने, कि भाई जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो क्या करे, फाइनेंस कमिटमेंट जो अपने बनाए गए हैं या उन्होंने लिए हैं उनको पूरा करें। जैसे कि विभिन्न देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना ग्रीन एनर्जी के लिए, इसी के साथ साथ जो अंडर डेवलप्ड और इसी के साथ डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सभी को फंड प्रोवाइड कराना ताकि वो अपने देश के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी है और इसी के साथ साथ कार्बन एमिशन है वो कम से कम कर सकें। इसी के साथ दूसरे नंबर पे इंडिया की मांग ये है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो क्या है, प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें पहले से ही निर्धारित करके रखना चाहिए कि कितने मात्रा में किस क्षेत्र में हमें फंड का एलोकेशन करना है। इसी के साथ एडिक्वेट और एक्सेसिबिलिटी के ऊपर भी इंडिया अब फोकस कर रहा है। इसी के साथ इंडिया ने मांग की है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनको भी क्या है, रिक्वायरमेंट होती है किसकी, फाइनेंशियल सपोर्ट की, ताकि वो अपने देश के अंदर जो क्लाइमेट एक्शन है उससे संबंधित काम कर सके। इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरी बात इंडिया ने यहाँ पर मेजरली क्या बोली है कि हमारी जो नीड है वो उसको क्या है, जो एडॉप्टेशन फंडिंग है उसके माध्यम से पूरा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि हीट वेव बढ़ती चली जा रही है। अब हीट वेव बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अगर बढ़ रही है तो हम कोल का जो है वो उसके द्वारा थर्मल पावर प्लांट के अंदर उसको ज़्यादा जला रहे हैं। ज़्यादा कोल को हम जला रहे हैं तो बिजली बनाने के लिए अब क्या हो रहा है, ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, CO2 का एमिशन हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। अब इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि हमें क्या करना चाहिए, हीट वेव की वजह से हमारा जो एक प्रकार से फाइनेंस का एडोप्टेशन है उसको और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे। इसी के साथ विभिन्न देशों में फ्लड आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, सूखा पड़ रहा है और सी लेवल के अंदर राइज देखने को मिल रहा है। इन सभी की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है और ये सारी चीजें पता है क्यों हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट के अंदर चेंज आ रहा है। और ये जो क्लाइमेट के अंदर चेंज इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने सस्टेनेबल वे में क्या है, अपना जो डेवलपमेंट है वो नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया ने याद दिलाया है तीसरे नंबर पे कि हमने पेरिस एग्रीमेंट किया था। उस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आर्टिकल 9 ये बात करता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है, देखो ये बात क्या करता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो प्रोवाइड कराएंगे क्या, जो डेवलपिंग कंट्री है उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी उनको पैसा प्रोवाइड कराएंगे ताकि वह अपने देश के अंदर क्या कर सके, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ सके। जो अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्री है उनको पैसा कौन देगा, डेवलप्ड कंट्री देगी। इसी के साथ साथ पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 9 ये भी कहता है कि ये जो सपोर्ट है वो मिटिगेशन के आधार पर होना चाहिए, यानी कार्बन प्रदूषण को कम करने के आधार पर भी होना चाहिए, और दूसरा अडॉप्टिव एक्टिविटीज के रूप में भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कार्बन का यूज हमें कम करना है तो आपको क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी के
जो एक प्रकार से टेक्नोलॉजी है वो अंडर डेवलप कंट्री को आपको देना पड़ेगा, तभी तो वो अपने देश के अंदर कोल से इलेक्ट्रिसिटी को कम प्रोड्यूस करेंगे और तभी तो हमारा जो पर्यावरण है वह बचा रहेगा। तो इस प्रकार से पूरी सिचुएशन हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कर लेते हैं कि ये जो क्लाइमेट फाइनेंसेस है वो आखिर है क्या और इंडिया इसके ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा है। तो सबसे पहले क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि किसी भी देश को अपने देश के अंदर जो क्लाइमेट है उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, क्लाइमेट की अगर जब हम बात करते हैं तो ये वर्ल्ड लेवल पे ही होता है, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर ही अगर हम प्रयास करते हैं तो पूरा का पूरा जो पृथ्वी है उसका एक प्रकार से क्लाइमेट है वो मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि क्लाइमेट को मेंटेन रखने के लिए फाइनेंस की जरूरत होगी, पैसों की जरूरत होगी, और ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, इसी को ही क्लाइमेट फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। अब ये क्लाइमेट फाइनेंस जो होता है ना उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट शामिल होते हैं। आप यहाँ पर पहला कंपोनेंट देख रहे हो मिटिगेशन फाइनेंस, यानी जितना भी पूरे के पूरे पृथ्वी के ऊपर कार्बन का या फिर जो प्रदूषक हैं उनका एमिशन करने वाले जितने भी सेक्टर हैं उनको बंद करने के लिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पहले बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए बेसिकली आपको फंड चाहिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए आपको फंड चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए और एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। इन सभी के लिए आपको जो फंड चाहिए इसी को ही बोला जाता है मिटिगेशन फंड। तो ध्यान रखिएगा, मिटिगेशन फंड किसको कहते हैं, जब रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर पैसे खर्च किए जाते हैं उसको बोला जाता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर नजर आता है अडोप्टेशन फाइनेंसेस। अब ये अडोप्टेशन फाइनेंसेस क्या है, बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाता है, जब फ्लड आता है, क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर को एक प्रकार से डेवलप करने के लिए, इसी के साथ वाटर का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए, और ये कोस्टल एरिया में जो सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उसको एडोप्टेशन फाइनेंशियल कहा जाता है, जिसके अंदर जो क्लाइमेट के आधार पर जो जो देश प्रभावित होने वाले हैं, ठीक है, उनको क्या है कम करना। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, फ्लड आ रहा है तो मैंग्रोव का आप निर्माण कर दोगे कोस्टल एरिया में। इसी के साथ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ों को लगाओगे। इसी के साथ अगर CO2 का एमिशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है तो फैक्ट्रियों के ऊपर आप कुछ रेगुलेशंस लगाओगे। तो इस प्रकार का आप यहाँ पर जब मैकेनिज्म देखते हो, पैसा इसके ऊपर खर्च किया जाता है, तो इसी को एडोप्टेशन फाइनेंसेस कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है अगली कि क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऊपर हमने यहाँ पर बात कर लिया कि फंड कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इनको कम कैसे किया जाता है, ये जो क्लाइमेट फाइनेंस होते हैं उसके तरीके क्या क्या हैं। तो पहला तरीका है ग्रीन क्लाइमेट फंड के आधार पर, जिसको COP16 के दौरान लाया गया था। ठीक है, इसी के साथ आता है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF। ठीक है, इसी के साथ एडोप्टेशन फंड जिसको क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत लाया गया था। इसी के साथ लॉस्ट एंड डैमेज फंड जिसको COP27 के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है, शर्म अल शेख के अंदर। इसी के साथ इसके अंदर बेसिकली फोकस किया जाता है कि ऐसी कंट्रीज को हम फंड प्रोवाइड करें, पैसे प्रोवाइड करें जिनके देश में क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कई ऐसी कंट्रीज है जो कि कोस्टल एरिया में बेसिकली लाई करती थी और उनका जो पूरा का पूरा कोस्टल एरिया है वो अब क्या है, पानी के नीचे सबमर्ज हो गया है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो सी लेवल है उसका राइज हो रहा है। सी लेवल के राइज होने की वजह से जो आइलैंड है वो सभी क्या हो रहे हैं, सबमर्ज हो रहे हैं, पानी के नीचे जा रहे हैं। तो इस आधार पर जिस जिस कंट्री का इस प्रकार से नुकसान हो रहा है उसी को ही यहाँ से फंड प्रोवाइड करवाया जाता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बार बार हमने एक शब्द यूज किया, पेरिस एग्रीमेंट। ये पेरिस एग्रीमेंट क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के अंतर्गत क्या होता है कि पेरिस के अंदर 2015 में एक एग्रीमेंट किया जाता है, इसी को हम पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जानते हैं।
अब ये जो पेरिस एग्रीमेंट है इसको 2016 में क्या कर दिया, लागू भी कर दिया गया। और इसमें कहा गया कि जो वर्ल्ड लेवल है उसके अंदर हम 2 डिग्री सेल्सियस का क्या करेंगे, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको हम कम करेंगे। एक ये बात। दूसरा, यहाँ पर आर्टिकल 9 के बारे में मैंने आपको बताया कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनका ओब्लिगेशन है, यानी ये उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो क्या करें, क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड कराएं जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री हैं। इसी के साथ साथ पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 9 ये भी कहता है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्री हैं वो भी क्या है, वॉलेंटरी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेवलप्ड कंट्री का क्या रोल है और डेवलपिंग कंट्री का क्या रोल है। आर्टिकल 9 के अंतर्गत हमने कितने परसेंट का यानी कितने डिग्री ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का टारगेट ले रखा है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के तहत। ये तो थी ये बेसिक बात। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली इंडिया की। तो इंडिया क्या कर रहा है इस मामले में? देखो, इंडिया है क्लाइमेट के ऊपर एक CBDRRC के ऊपर फोकस करता है। ये एक प्रकार से डॉक्ट्रीन है या फिर हमारा सिद्धांत है कि हम इस सिद्धांत के ऊपर काम करेंगे, जिसका फुल फॉर्म आप देख सकते हो, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। अब यहाँ पर इसका मतलब समझिए। देखो, कॉमन का मतलब है कि जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर एनवायरनमेंट का दूषण है वो सभी देशों ने मिलकर किया है। इसी वजह से ये हमारी कॉमन यानी क्लाइमेट चेंज के प्रति हम सभी की क्या है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला जो शब्द है उसका ये पहला मतलब नजर आ रहा है। दूसरा है डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है, वो ज्यादा भार अपने ऊपर क्या बोलते हैं उनको उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिहास के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, पर्यावरण को दूषित कर रखा है। ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्रियां हैं, ऐसा नहीं है कि बिना प्रदूषण किए आज यहाँ पर डेवलप्ड बन गई हैं। इन्होंने जब यहाँ पर रिवोल्यूशन चल रहा था तो औद्योगिक रिवोल्यूशन के दौरान यहाँ पर इन्होंने क्या था, बड़े पैमाने पर क्या है, कार्बन का एमिशन किया था। ठीक है, चलिए स्ट्रीमिंग चल रही है। तो यहाँ पर बड़े पैमाने यहाँ पर बड़े पैमाने पर क्या किया था इन्होंने, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसके दौरान इन्होंने जो कार्बन का एमिशन है और पर्यावरण का प्रदूषण है वो किया था। इसी वजह से इनकी डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वह ज़्यादा रोल निभाएं कि पर्यावरण को दूषित होने से बचा सके। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल और जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, यानी थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्टिव का मतलब है कि यह फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगे डेवलपिंग कंट्री को और इसी के साथ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएंगे डेवलपिंग कंट्री को। इंडिया का ऐसा मानना है कि ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं इनको ऐसा करना चाहिए। इसी वजह से हम यहाँ पर ये जो पूरा अभी मीटिंग होने वाली है उसके अंदर इस बात को उठा रहे हैं। और यहाँ पर हमने G77 प्लस चाइना, इसी के साथ LMDC के साथ साथ यहाँ पर जो बेसिक ग्रुप है जिसके अंदर ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना शामिल है, इन सभी से हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से डीलिंग कर रहे हैं ताकि इस चीज को हम कर सके। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक बात, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का। इंडिया इस पूरे के पूरे संदर्भ में क्या कर रहा है, बात ये आती है। तो इंडिया ने पहले ही हमने क्या कर रखा है, टारगेट डिसाइड कर रखा है जिसको हम कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि अपने देश के अंदर नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे 2070 तक। ठीक है, इसी के साथ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव ले रखा है। उदाहरण के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, इसी के साथ साथ यहाँ पर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसी के साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसी के साथ PM सूर्य घर योजना, इसी के साथ नेशनल एनर्जी कॉरिडोर। इन सभी का निर्माण करके इंडिया के अंदर जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज है उसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है। अब हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, फाइनेंस नहीं है। इसी वजह से हम यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री को कह रहे हैं कि वो फाइनेंस प्रोवाइड कराएं क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नजर आ रही है।
इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि जो एडोप्टेशन कॉस्ट है वो भी बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर बहुत सारी रोक लगी हुई है। क्लाइमेट एक क्या है डिजास्टर के रूप में बनता हुआ चला जा रहा है और लॉस और डैमेज फंड को क्या है और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, ऐसा यहाँ पर इंडिया का कहना है। कंक्लूजन के तौर पर आप ये कह सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को टैकल कीजिएगा। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 1 और फिर उसका जो आंसर है आप यहाँ पर कमेंट करके इस प्रकार से बता सकते हो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, आर्टिकल 9 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट obligate the developed country to provide financial resource to the developing country। क्या ये बात सही है या नहीं बताना है आपको। द ग्रीन क्लाइमेट फंड वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द कोप 16। तो क्या कोप 16 के दौरान ग्रीन क्लाइमेट फंड तैयार किया गया था, ये आपको बताना है सही है गलत। एडोप्टेशन फाइनेंस प्राइमरली फोकस ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो हम पूरा का पूरा एडोप्टेशन फाइनेंसेस है इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य यही है कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसके एमिशन को क्या करना, कम करना। तो ये कितने ऑप्शन ठीक है आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए पहला दूसरा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा, या फिर ऑप्शन सी केवल एक, या फिर ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा, तीन के तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। तो जो भी आंसर हो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आप यहाँ पर देख रहे हो जो कि है यहाँ पर जोजिला दर्रा के पास में क्या किया गया है, एक टनल का निर्माण किया गया है जो कि जो कश्मीर रीजन है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा किस चीज को किससे जोड़ता है, कश्मीर रीजन को लद्दाख से जोड़ने का यह काम करता है। कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। अब ये जो टनल बनाया गया है वो 13.15 किलोमीटर की लंबाई है। इसी के साथ साथ 11,578 फीट का यहाँ पर ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पर देखने को मिलता है। इसी के साथ इस यहाँ पर टनल के माध्यम से ऑल वेदर कनेक्टिविटी संभव हो पाएगी और कश्मीर को और लद्दाख को आपस में जोड़ता हुआ नजर आएगा। अब मैं ऑल वेदर कनेक्टिविटी इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हैवी स्नोफॉल होता है। जो ठंड का मौसम है यानी 6 महीने और या फिर 5 महीने हमें ऐसा नजर आता है कि इस एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर हैवी स्नोफॉल होता है। एवलॉन्च आते हैं यानी पूरी बर्फ की बर्फ क्या है नीचे गिर जाती है और हार्श हिमालयन वेदर होता है जिसकी वजह से जो पूरा रोड और कनेक्टिविटी है वो बंद हो जाता है। और यही जो कनेक्टिविटी है इसको इम्प्रूव करने के लिए इस टनल का निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये क्या है, जो जोजिला प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत एक पार्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर इसके कुछ की फीचर्स नजर आते हैं। इसको मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से बनाया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बालतल कश्मीर और इसके अलावा मिनमार्ग लद्दाख दोनों को आपस में जोड़ता है। जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए ये दिसंबर 2026 से चालू कर दिया जाएगा और जो सिविलियन हैं उनके लिए 2028 से इसको चालू कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की, क्या इसकी महत्वता है, तो हमें नजर आता है कि श्रीनगर लेह हाईवे के ऊपर यह अवस्थित है, NH1 के ऊपर। और इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में जो लेह है, कश्मीर है और अदर आसपास के इलाके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया और चाइना के बॉर्डर के पास में जितने भी इलाके हैं, चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख हो, सियाचिन ग्लेशियर हो, यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी सेक्टर हो, इसके अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, इन सभी के पास होने की वजह से ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा और यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसके माध्यम से जो हमारे ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो दूर स्थानों पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इसी के साथ जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको ट्रांसपोर्टेशन के आसान किया जा सकता है। इसी के साथ सप्लाई चेन का जो मैकेनिज्म है उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके इकोनॉमिक इफेक्ट भी नजर आ रहे हैं, या इकोनॉमिक बेस पर टूरिज्म बेनिफिट बेस हमें यहाँ पर नजर आ रहा है।
इंजीनियरिंग चैलेंज हमें यहाँ पर उस समय देखने को मिला था कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और हार्श क्लाइमेट के अंदर इसको बनाया गया था। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या है, -30 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, एक्सट्रीम स्नोफॉल देखने को मिलती है। उसके बावजूद भी ये माइलस्टोन हमने अचीव किया है। इसी के साथ साथ यहाँ का जो हिमालयन रीजन है बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है। यहाँ पर बहुत सारे फॉल्टी जोन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो रॉक है वो बहुत ही कमज़ोर होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सिस्मिक वेव भी आती रहती है, जिसकी वजह से भूकंप का भी खतरा बन सकता है। तो ऐसी हार्श क्लाइमेट कंडीशन में और फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम के अंदर हमने ये डेवलप किया है। इसी के साथ साथ एवलॉन्च रिस्क भी बड़े पैमाने पर नजर आता है। उदाहरण के लिए एक एवलॉन्च के दौरान जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो 170 वर्कर क्या है यहाँ पर टनल के अंदर फंस गए थे, जिनको बाद में रेस्क्यू करके सेफली निकाला भी गया था। ये बात हो गई। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि ये जो पूरा टनल बनाया गया ये NATM टेक्नोलॉजी से बनाया गया है या मेथड से बनाया गया है। वो क्या है, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम जो एक प्रकार से टनल बनाने के लिए बहुत बड़ी मशीनों का यूज़ करने की बजाय हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सेक्शन में क्या करते हैं, पहाड़ों को काटते हैं। इसके अंदर कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े जो ब्लास्टर हैं चट्टानों को तोड़ने के लिए उनका यूज़ नहीं किया जाता। इसी के साथ साथ यहाँ पर इमीडिएट रॉक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही एक जगह का आपने खोखला किया उसके स्थान पर एक रॉक भी, चट्टान भी लगा देते हो, ताकि वहाँ पर क्या है जो चट्टान है वो कोलैप्स ना करे। तो इस प्रकार के मेथड का यूज़ करके, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका यूज़ करके हमने इस टनल का जो निर्माण है वो किया है। ठीक है। इसी के साथ एडवांटेज भी आप देख सकते हो, वीक माउंटेन के अंदर फ्लेक्सिबल डिजाइन है, ग्रेटर सेफ्टी है, कोस्ट इफेक्टिव है हिमालयन टेरेन रीजन के हिसाब से। और जोजिला पास के बारे में और क्या चीज़ है कि ये हिमालयन जो वेस्टर्न इलाका है उसके अंदर अवस्थित है। कश्मीर वैली को ले ऑल्टीट्यूड या ले लद्दाख से क्या करता है, ज्वाइंट करता है। इसी के साथ साथ ये क्या है, बाकी चीज़ों को आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली जो अभी जोजिला टनल बनाया गया उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस माउंटेनियस रीजन के अंदर और कौन कौन से यहाँ पर टनल बनाए गए हैं। अभी पिछले साल क्या था, पूरा न्यूज़ भर में हमेशा बना रहता था अटल टनल। ठीक है। तो अटल टनल बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के आधार पर रखा गया है। ये मनाली को लाहौल स्पीति से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, अटल टनल जो कि मनाली को और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है। इसी के साथ साथ सेला टनल हमें यहाँ पर नजर आता है जो कि क्या है, तवांग रीजन से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ जेड मोंथ टनल देखने को मिलता है, मोर टनल देखने को मिलता है जो कि सोनमर्ग को क्या है, कनेक्ट करता है मेन हमारा इंडिया से। इसी के साथ जोजिला टनल हम सभी देख रहे हैं कि ये जो कश्मीर है और इसी के साथ साथ जो हमारा लद्दाख रीजन है दोनों को कनेक्ट करता है। तो इस प्रकार से ये हमने आर्टिकल देख लिया। इसके रिगार्डिंग आपके लिए एक प्रश्न है, आंसर आप इसको ऐसे कर सकते हो, आर्टिकल नंबर 2 आंसर ये। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, विद रेफरेंस टू द जोजिला टनल प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है टनल विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख। क्या ये बात ठीक है, बताना है। इट इज अ बीइंग कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। ठीक है। NATM टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया गया है। इसका आंसर तो सीधा सीधा यही नजर आ रहा है। ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जोजिला पास लाइन ऑन द रूट कनेक्टिंग श्रीनगर टू लेह, क्या ये श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है, ये आपको बताना है। अब इनमें से कितने ऑप्शन ठीक है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है पहला और दूसरा ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है दूसरा और तीसरा ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है पहला और तीसरा ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है पहला दूसरा तीसरा। ये तीन के तीनों ऑप्शन क्या है यहाँ पे ठीक है। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप बहुत सारे रिसोर्सेज को प्राप्त कर सकते हो। ऊपर से इसके जो आंसर है, जो अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी के आंसर भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एक बात,
दूसरी बात यह है कि 499 में एक ग्रुप है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे, ज्वाइन करने के बाद पिछले जितने भी आर्टिकल हैं आपको इस स्थान पर मिल जाएंगे। इसी के साथ इन फ्यूचर जितना भी आर्टिकल अपलोड किया जाएगा वो आपको इसी स्थान पर मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 499 में। अब इसको आप अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या है, इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। एक बार आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया फिर उसके बाद कहीं और करंट अफेयर के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको नजर आएगा, जिसके अंदर जो आप अभी पीडीएफ देख रहे हो, डेली बेस पर करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी, वीकली बेस पर, मंथली बेस पर, और पूरे साल भर का करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें होंगी सिर्फ और सिर्फ 499 में। इस ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, फिर उसके बाद आगे का पूरा जो प्रोसेस है आपको बता दिया जाएगा। अब वापस लौटते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि सीगेलोसिस नाम की एक क्या है डिजीज है, जो कि केरला के अंदर वाइड स्प्रेड हो रही है। और इसी वजह से जो आंगनवाड़ी स्टाफ है उन सभी को क्या है अलर्ट जारी कर दिया है, और इसी के साथ उनको स्पेसिफिक प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है ताकि इस सिचुएशन के से क्या कर सके, टैकल कर सके। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये एक प्रकार का इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डायरिया काइंड ऑफ डिजीज है। इसी वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो एक्टिव हो चुका है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये इतना ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि अभी 2 जो इन्फेंट चाइल्ड हैं उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। जो 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनके अंदर इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा देखने को मिलता है इस बीमारी से, ठीक है। अब ये जो सिगेलोसिस एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये 4 प्रकार का होता है। पहला जो आप देख सकते हो सिगेला डिसेंट्रिया आपको देखने को मिलता है, और दूसरा है सिगेलिया फ्लेक्सनेरी, सिगेलिया बोइडी, सिगेनिया सोनाई। ये कुछ 4 टाइप हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से ये पहला जो टाइप हमने देखा वो बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं सीवर हमें यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। और इसको क्या है एपिडेमिक्स और हाई मोर्टेलिटी रेट भी इसके अंदर नजर आता है। अब बात करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वो फैलता कैसे है, ट्रांसमिशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले फीकल टू ओरल रूट के माध्यम से क्या है ये डिजीज फैलती है। फीकल इन द सेंस जो हमारा वेस्ट है, जो हमारा क्या बोलते हैं मल है, उसके थ्रू बेसिकली क्या होता है ये फैलता है। उसके अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। जब मक्खी मच्छर क्या करते हैं इन वेस्ट के ऊपर बैठते हैं, और वेस्ट के ऊपर बैठने के बाद ये आपका जो फूड है उसके ऊपर बैठ जाते हैं, आपके फूड और वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं, तो ये जो बीमारी है वो फैलती है। इसी के साथ साथ जहां पर पुअर सैनिटेशन होता है, साफ सफाई नहीं होती है, या कोई अपने हाथों को ठीक ढंग से नहीं धोता है वॉशरूम से आने के बाद, तब यहाँ पर ये जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैलती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपने कंटेमिनेटेड जो सरफेस है या फिर यूटेंसिल्स है, बर्तन है, उनका भी यूज़ कर लिया है, तब भी आपको ये बीमारी हो सकती है। इसी के साथ ये पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट के माध्यम से भी फैल सकता है। उदाहरण के लिए किसी के हाथों में ये बैक्टीरिया है और आपने उससे हाथ मिलाया, फॉर एग्जांपल मदर है, वो वॉशरूम के बाद हाथ नहीं धोया उसने, और उसने फिर डायरेक्ट बच्चे को उठा लिया, और बच्चे को उठाने के बाद जो बैक्टीरिया है उस बच्चे के हाथों में लग गया, तो इस तरह से ये पूरी बीमारी जो है वो फैलती हुई नजर आती है। और बच्चे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। और दूसरा, बच्चों के अंदर आपने एक आदत देखी होगी कि वो लगातार अपना जो हाथ है और पैर है वो अपने क्या बोलते हैं मुंह में लेते रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बीमारी उनको ज़्यादा फैलने का खतरा हो जाता है। इसी के साथ पर्सनल हाइजीन प्रोटेक्शन ये मेजर कोज है। सिम्टम्स की बात करें तो 1 से लेकर 2 दिन लग जाता है इस सिम्टम का पता लगने में। जैसे कि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, डायरिया होने लग जाता है ब्लडी टाइप में, यानी जो एक प्रकार से दस्त है वो बहुत बड़े पैमाने पर लग जाती है, और इसी के साथ जो दस्त है वो ब्लडी होता है, खून के टाइप में। इसी के साथ बुखार यहाँ पर होने लग जाता है, एब्डोमिनल क्रैम्प होने लग जाते हैं, यानी पेट के अंदर जो मरोड़े हैं वो उठने लग जाती है। साइंटिफिक लैंग्वेज में एब्डोमिनल को बोला जाता है पेट को ही एब्डोमिनल बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ नौसा वोमिटिंग होने लग जाती है।
उल्टियाँ होने लग जाती हैं, डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, शरीर के अंदर बेसिकली पानी कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से वीकनेस होने लग जाती है, थकान होने लग जाती है, फटीग होने लग जाता है। ठीक है, इसी के साथ कई ऐसे सीवियर केस हमें नजर आते हैं जिसके अंदर ये सारे के सारे एक्सट्रीम डेथ तक सिचुएशन यहाँ पर पहुंच जाती है। और कई केसेस में क्या है, ये जो किडनी है उसको भी क्या है इम्पेक्ट करता हुआ नजर आता है बच्चों के। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट आप देख सकते हो, ओआरएस का घोल बच्चों को पिलाते रहना चाहिए। ठीक है, जब भी क्या बोलते हैं उनको दस्त लगे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें जब भी उनको डायरिया हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर फ्लूइड इनटेक लगातार होना चाहिए, यानी जो लिक्विड पदार्थ है वो बच्चे को खिलाना पिलाते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर जिंक के जो सप्लीमेंट है वो बच्चों को दिए जा सकते हैं, और एंटीबायोटिक दिए जा सकते हैं जब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकती है। ठीक है, और वो भी डॉक्टर की सलाह से। ठीक है, डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं जब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो। और WHO ने भी इसको एक प्रकार से इमरजेंसी और की सिचुएशन में रखा हुआ है, इस प्रकार की बीमारियों को, स्पेशली बच्चों के संदर्भ में। केरला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने देख लिया, पूरा डिस्ट्रिक्ट केरला अलर्ट है, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, अवेयरनेस प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे आप बाकी पॉइंट देख सकते हो, जो 6 साल तक के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है और यहाँ पर लैक्टिंग मदर है, उनको बेसिकली क्या है खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ हमें आसपास जो वाटर है, सैनिटेशन है, हाइजीन है, इन सभी का ख्याल रखना चाहिए ताकि बीमारी को फैलने से हम रोक सकें। और यहाँ पर वॉश जो मेथड है उसका यूज़ करना चाहिए। वॉश का मतलब है, आप इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो, W से मतलब हो गया वाटर यहाँ पर। ठीक है, WA से क्या मतलब हो गया वाटर, इसी के साथ S का मतलब हो गया सैनिटेशन, और H का मतलब हो गया हाइजीन। तो इस प्रकार से जो वॉश मेथड है उसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इस समस्या का समाधान कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये एक प्रकार से दर्शा रहा है कि केरला के अंदर किस प्रकार से वाटर की क्वालिटी खराब है, अर्बन सैनिटेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, चाइल्ड हेल्थ के ऊपर, नेशनल न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है, और डिजास्टर डिजीज सर्विलेंस है, इन सभी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये एक प्रकार से इंडिकेट करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आर्टिकल नंबर 3 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिगेलोसिस। अभी पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल बिलोंगिंग टू द जेनस सिगेलिया। इसी के साथ दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि डिजीज स्प्रेड प्राइमरली थ्रू द फीकल ओरल रूट। इसी के साथ तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर आर अमोंग द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप। जो बच्चे 5 साल और उससे कम की एज के हैं, सबसे ज़्यादा बीमारी उनमें यहाँ पर फैलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन ए पहला ही ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ठीक है, ऑप्शन बी पहला और दूसरा ठीक है, ऑप्शन सी दूसरा तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा, तीन के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। आपको क्या लगता है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ ये आज का हमारा आखिरी और चौथा लेक्चर आर्टिकल होने वाला है, जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चाइना के द्वारा वर्ल्ड का फर्स्ट विंड पावर अंडर वाटर डाटा सेंटर का यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का फर्स्ट है, विंड पावर से चलने वाला है। ठीक है, अंडर वाटर क्या है, एक प्रकार का डाटा सेंटर है। इसका कुछ इमेज आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो, और अंडरग्राउंड जो सिस्टम है वो आप यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता चला जा रहा है, क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ हमें चाहिए होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ते जा रहा है, ग्रीन कंप्यूटिंग वगैरह बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या है कि डाटा सेंटर्स की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। और डाटा सेंटर का डिमांड बढ़ रही है, इसी वजह से हमें यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है कि डाटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए क्या करना पड़ता है, पानी की ज़रूरत होती है। और ये पानी हम क्या करते हैं, फ्रेश वाटर जो पानी होता है उसका यूज़ करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ पर नज़र आता है कि ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हमने इतना ज़्यादा कर दिया है कि एक अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई थी 2-3 दिन पहले कि हमने लगभग 130 करोड़ लोगों का पानी,
ठीक है, 130 करोड़ों लोगों का जो पानी है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो डाटा सेंटर अलग अलग देशों के अंदर बने हुए हैं वो खा जा रहे हैं। यानी लोगों के पास में पानी ना पहुंच पाने का एक मेजर कारण है डाटा सेंटर्स का रन होना। और इसी चीज को पूरा कमी को पूरा करने के लिए बेसिकली जो चीन की शंघाई हेलानियन एक प्रकार से टेक्नोलॉजी है, यानी हाई क्लाउड है, उसने क्या किया है, एक ऑफ शोर विंड एनर्जी से चलने वाला और नेचुरल सी वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करने वाला एक क्या है डाटा सेंटर बना लिया है, जो कि बेसिकली जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करता है, वाटर को यूज करता है अपने आप को कूल रखने के लिए। और इसी के साथ इसको जमीन पे नहीं बनाया जा रहा है, इसकी वजह से जो जमीन की रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती हुई नजर आ रही है। अब बात आती है कि ये डाटा सेंटर क्या होता है और अंडर वाटर डाटा सेंटर क्या होता है। तो अंडर वाटर का मतलब आप समझ गए, जमीन समुंदर के अंदर कोई डाटा सेंटर है। अब डाटा सेंटर क्या है, एक प्रकार की फैसिलिटी है जिसके अंदर बहुत सारे सर्वर हमें नजर आते हैं जो कि जो हमारे डाटा है उनको स्टोर करके रखते हैं, नेटवर्किंग जो इक्विपमेंट है उनको चलाने में मदद करते हैं, क्लाउड कंप्यूटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनको चलाने में मदद करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी की सारी जो चीजें हैं एक प्रकार से डाटा जनरेट करती रहती हैं। इन्हीं डाटा को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, एक डाटा सेंटर बनाया जाता है। और ये डाटा सेंटर जब काम करते हैं तो इनको पानी की जरूरत होती है ठंडा रखने के लिए, पीते नहीं है ये, बल्कि उसको क्या करते हैं, मशीन को ठंडा रखने के लिए बड़े पैमाने पर पानी की जरूरत होती है। लोकेशन आप देख सकते हो चाइना के अंदर है, इसी के साथ 10 मीटर जमीन समुद्र तल के नीचे इसको बनाया गया है और इसके अंदर 50 ऑफशोर विंड टरबाइन भी लगाए गए हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी भी लग रही है, एक तो हमने समुद्र के अंदर बना दिया जिससे कि कूल करने के लिए अलग से हमें क्या है रेफ्रिजरेटर वगैरह या फिर दूसरे क्या है एयर कंडीशनर, कूलिंग टावर और चिल टावर बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो समुद्र के अंदर है, समुद्र के पास में जो पानी आसपास बह रहा है उसी से वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर नजर आ रही है कि 50 ऑफशोर विंड टरबाइन लगा दिए हैं जिससे कि क्या है इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की मांग है वो भी क्या है यहीं से पूरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको अलग से थर्मल पावर प्लांट और जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है उसको स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि ये काम किस तरह से करता है, तो हमें नजर आता है ऑफशोर विंड फार्म लगाए हैं जिससे कि इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। यहाँ पर नेचुरल सी वाटर का यूज करता है ताकि वो अपने आप को ठंडा रख सके। इसके स्थान पर जो एयर कंडीशनर, कूलिंग टावर और चिलर टावर हुआ करते थे उनको अब यूज नहीं किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं PUE, यानी पावर यूसेज इफेक्टिवनेस। बेसिकली क्या है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि एक डाटा सेंटर को चलाने के लिए जितनी हमें पावर की जरूरत होती है उसी को हम यहाँ पर PUE कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला लिखे गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको टिपिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा चाइना ने जो अभी डाटा सेंटर बनाया है वो 1.3 से लेकर 1.5 तक का इसका एक प्रकार से स्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अंडरग्राउंड जो वाटर है वो बेसिकली क्या है बहुत ही कम पैमाने पे एनर्जी का यूज करेगा और कूलेंट मैकेनिज्म के रूप में वहां के पानी का यूज करेगा। अब इसका फायदा क्या है अंडरग्राउंड वाटर डाटा सेंटर बनाने का? पहला यह है कि एनर्जी कम खर्च होगी, इसी के साथ कार्बन एमिशन है वो कम होगा, इसी के साथ जो फ्रेश वाटर हम बड़े पैमाने पे खर्च करते थे वो कम खर्च करेंगे, जमीन की जो जरूरत होगी वो भी नहीं पड़ेगी और बेटर सर्वर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो आज के समय में ये इतना ज़्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पर नज़र आता है कि डाटा सेंटर ही वह स्थान है जहाँ पर क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, डिजिटल पेमेंट, टेलीकम्युनिकेशन और बिग डाटा एनालिटिक्स इतना ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर बढ़ गया है कि इन सभी की चीज़ों की यानी डाटा सेंटर की हमें बड़े पैमाने पर ज़रूरत है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या चाइना ने ही सबसे पहले ये किया है? मैंने आपको जब भी अभी पढ़ाया तो यहाँ पर मैं शब्द यूज कर रहा हूँ फर्स्ट। अब फर्स्ट किस मामले में है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा चाइना से भी पहले माइक्रोसॉफ्ट ने इस प्रकार का प्रोजेक्ट चलाया था।
ठीक है, जिसने अंडरग्राउंड डाटा सेंटर का निर्माण किया 2015 से लेकर 2024 के बीच में। यहाँ पर इन्होंने स्कॉटलैंड और इसी के साथ जो कैलिफोर्निया है वहां पर इस प्रकार के डाटा सेंटर का निर्माण किया था। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो डाटा सेंटर बनाया गया है वो क्या है, टेक्निकली तो सक्सेसफुल रहा, ठीक है, यानी एक रिसर्च के बेस पर तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन जब बात आई कमर्शियल बेस पर इसको बड़े पैमाने पर लागू करने की, तो यहाँ पर क्या है, वो बड़े पैमाने पर इसको लागू नहीं किए। इस जो प्रोजेक्ट था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और इसी तरह से हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि चाइना अब फर्स्ट कंट्री बन गई है कमर्शियल स्केल पर इसको लागू करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, फिर उसके बाद कमर्शियल स्केल पर इसको बड़े पैमाने पर अब कौन प्रैक्टिकल वे में उतार रहा है, चाइना। ठीक है, इसी के साथ साथ चाइना के लिए ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आज आप देख रहे हो चाइना का ग्लोबल लेवल पे रीच बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड का पहले स्थान पर सोलर पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और इसी के साथ ऑफ शोर विंड फार्म सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रिक मार्केट का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा मार्केट भी हमें क्या है, चाइना में ही देखने को मिल रहा है। और चाइना ने ये बोल रखा है कि हम 2060 तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कर लेंगे। इस वजह से चाइना के लिए इस प्रकार के डाटा सेंटर का यानी निर्माण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर बात आती है, क्या इंडिया के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं चल रहा? इंडिया के अंदर भी सिस्टम चल रहा है ग्रीन डाटा सेंटर्स का, यानी हम अपने डाटा सेंटर के लिए जितनी भी बिजली का प्रोडक्शन करेंगे वो ग्रीन एनर्जी से करेंगे। ये हमने इनिशिएटिव ले रखा है। इसी के साथ साथ हमने डिजिटल इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, रीन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन टारगेट, कार्बन न्यूट्रलिटी इनिशिएटिव, बहुत सारे इनिशिएटिव हमने इस प्रकार से ले रखे हैं। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आर्टिकल 4 का एक प्रश्न है जो कि आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 4, आंसर दिस। क्या क्वेश्चन कह रहा है, अंडरग्राउंड वाटर डाटा सेंटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द अंडरग्राउंड वाटर डाटा सेंटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अंडर वाटर डाटा सेंटर आर सराउंडिंग सेंटर यूज सराउंडिंग सी वाटर एज अ नेचुरल कूलिंग मीडियम, यानी जो उसके सराउंडिंग में सी वाटर है उसका वह यूज करता है अपने आप को कूल करने के लिए। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, पावर यूजेज इफेक्टिवनेस इज अ मेजर टू डाटा सेंटर एनर्जी एफिशिएंसी। जो PUE के क्या चीज होती है ये आपको बताना है। तो डाटा सेंटर कितनी ज्यादा एनर्जी को कंजम्पशन कर रहा है या कितनी उसकी एनर्जी एफिशिएंसी है, इसी को ही हम बोलते हैं PUE। ठीक है, ये सही है ये गलत है आपको बताना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पहला हमें नजर आता है जिसने नॉटिक के प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपने वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला क्या है, अंडर वाटर क्या है, डाटा सेंटर निर्मित किया था कमर्शियल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कमर्शियल, तो आपको पता ही चल गया होगा इसका आंसर क्या है। तो आंसर को यहाँ पर क्या है डिटेल में आप यहाँ पर जो अपना कमेंट बॉक्स है उसके अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ ये आज का जितना भी डिस्कशन है वो खत्म होता है। जाते जाते आपके लिए इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप NK ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो इन सभी का आंसर देखने के लिए। इसी के साथ साथ करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसके अंदर पहले जितने भी आर्टिकल हैं वो आपको मिल जाएंगे और इन फ्यूचर जितना आर्टिकल आपको आएगा वो मिल जाएगा। इन फ्यूचर के लिए आप यहाँ पर हमेशा के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 499 में, यानी एक बार आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो हमेशा आपको क्या है वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा करंट अफेयर का, जिसके अंदर आपको डेली बेस पर करंट अफेयर, वीकली बेस पर करंट अफेयर, मंथली मैगजीन के फॉर्म में करंट अफेयर, इसी के साथ पूरे साल भर का जो करंट अफेयर बुकलेट PDF है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको क्या है यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ये जो पूरा यहाँ पर इस ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल सा ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।